बच्चों, अपन कल बात कर रहे थे महात्मा गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत की अवधारणा के बारे में। आज हम देखें उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। एक तो ये सत्य और अहिंसा पर आधारित अपरिग्रह का मौलिक सिद्धांत है जो गांधी जी की मौलिक देन है। दूसरी विशेषता इसकी ये कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में बदलने का एक अहिंसक तरीका है। तीसरा है कि ये सिद्धांत धन को पूंजीपतियों के पास रहते हुए भी उन्हें जन कल्याण के हित में धन को व्यय करने के लिए हृदय परिवर्तन पर जोर देता है। और चौथा ये है कि इस सिद्धांत से धन को धनिकों के पास रखते हुए भी उन्हें उनके धन का उपयोग समाज कल्याण में करने की बात गांधी जी करते हैं, जबकि संपत्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पर खर्च के विरोधी वो थे। अगली विशेषता इसकी है कि इस सिद्धांत में धन रखने के दोहरे स्वामित्व की बात निहित है। पहला वैध स्वामित्व और दूसरा नैतिक स्वामित्व। यद्यपि वैध स्वामित्व के कारण पूंजीपति को संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार तो रहेगा, किंतु नैतिक दृष्टि से संपत्ति पर समाज का स्वामित्व माना जाएगा। ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है ये मार्क्सवादी हिंसक तरीकों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि गांधी जी का मत था कि बलपूर्वक धनिकों की संपत्ति पर अधिकार जमाने का प्रयास घृणा, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और धन के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। सातवीं विशेषता इसकी है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व को नकारता है। व्यक्तिगत स्वामित्व को केवल उस सीमा तक स्वीकार करता है जो समाज कल्याण के रूप में स्वीकृत है। आठवीं विशेषता है ये सिद्धांत समाज में व्याप्त आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करने के अनुरूप है। फिर महात्मा गांधी पूंजीपतियों या जमींदारों द्वारा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की अवहेलना करने पर उन्हें अहिंसक असहयोग अथवा कानून द्वारा ट्रस्टी बनाने को बाध्य किए जाने के पक्षधर थे। और इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अहिंसक तरीके से अधिकतम सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। अब हम इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो हालांकि ये जो सिद्धांत है ये अहिंसा और त्याग पर आधारित उच्च कोटि का नैतिक सिद्धांत है। ये समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष और असंतोष को समाप्त करने की दिशा में पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन द्वारा सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयास है। फिर भी कई लोग इस सिद्धांत को अव्यावहारिक आदर्श की संज्ञा देते हैं और गांधी जी की मृत्यु के बाद ये सिद्धांत केवल कोरा आदर्श बनकर रह गया है। महात्मा गांधी ने अपने आलोचकों के आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा था कि मेरा ट्रस्टीशिप सिद्धांत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे काम निकलने के लिए आज कर लिया जाए और अपना मंतव्य को छुपाने के लिए खड़ा किया गया आवरण तो ये हरगिज़ भी नहीं है। मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धांत जब तक नहीं रहेंगे ये तब भी रहेगा। इसके पीछे तत्व ज्ञान और धर्म के समर्थन का बल है। इसके अलावा गांधी जी ने स्वदेशी संबंधी विचार भी अपने दिए थे। महात्मा गांधी के स्वदेशी अवधारणा उनके स्वाधीनता आंदोलन और सत्याग्रह की उपज है। उनके अनुसार स्वदेशी एक ऐसी कामधेनु है जिसमें निर्धनता, बेकारी, भुखमरी, आर्थिक निकासी और शोषण की समस्याओं का समाधान संभव है। गांधी जी का कहना था कि स्वदेशी की अवधारणा न केवल देश में आर्थिक निकासी को रोकने का सशक्त माध्यम है, वरन ये देश में ग्राम स्वराज्य की स्थापना, आर्थिक प्रगति, राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रभावी तरीका भी है। स्वदेशी के सिद्धांत में सत्य, अहिंसा और समानता पर आधारित समाज की स्थापना का स्वप्न निहित है। हालांकि गांधी जी स्वदेशी के कट्टर समर्थक थे और सदैव विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और परित्याग पर जोर देते थे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वे सभी विदेशी वस्तुओं के उपयोग के विरोधी थे और देश को विश्व से अलग थलग करना चाहते थे। स्वदेशी की अवधारणा को प्रोन्नत करने के लिए गांधी जी के कुछ निर्देश थे। वो ये है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को कताई सीखनी चाहिए ताकि देश में मुद्रा अर्जित करने के लिए
और वह देश में मुद्रा अर्जित करने के लिए हो राष्ट्र को श्रम उपहार के रूप में। दूसरी विशेषता उसकी जो थी, निर्देश जो था वो था कि स्वयं बुनाई सीखिए, चाहे उसका उद्देश्य मनोरंजन हो या वस्तु की देखभाल हो। तीसरा, हथकरघे या चरखे में सुधार कीजिए और धनी होने पर ऐसा करने वालों को धन की व्यवस्था कीजिए। स्वदेशी की प्रतिज्ञा लीजिए, हाथ से कते और बुने कपड़ों को संरक्षण दीजिए। फिर हाथ से कते बुने कपड़ों से मिलों को अवगत कराते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी बहनों द्वारा बुनी खादी में अधिक कला और मानवीयता है। फिर प्रत्येक माता अपने बच्चे को अधिक स्वच्छ और राष्ट्रीय संस्कार प्रदान करे, उसको खादी के सुंदर कपड़े पहनाकर जिनका आसानी से उत्पादन किया जा सकता है और लाखों भारतीयों को उपलब्ध है। अब खादी का अर्थशास्त्र। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में खादी और उनके लिए प्रयुक्त चरखे का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये दोनों गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के आधार, विकेंद्रीकरण के प्रतीक और ग्राम स्वराज्य के प्राण कहे जा सकते हैं। इन सबके परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने खादी के संबंध में जो व्यापक और रचनात्मक विचार हैं, उन समग्र रूप से उन्हें खादी के अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। गांधी जी के खादी के अर्थशास्त्र में चरखा ग्राम उद्योग का केंद्र बिंदु और खादी ग्रामीण उत्पादन प्रणाली का सूरज माना गया है। इसलिए वो ये कहते हैं कि ये ग्रामीणों को नई जीवन और नई आशा प्रदान करता है। ये लाखों के मुंह भर सकता है, ये जीवन प्रदाता है। खादी उद्योग के विकासार्थ क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये भी गांधी जी ने बताया था। तो उनका ये कहना था कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कताई विषय अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उन क्षेत्रों में कपास बोई जाए जहां बोया जाना संभव है। नई कपड़ा मिलें खोलने और पुरानी कपड़ा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाए। विदेशी धागे और कपड़ों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जिन क्षेत्रों में हाथ से बना कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहां कारखानों द्वारा कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध लगे। सभी सरकारी विभागों में हाथ से बने खादी कपड़े का उपयोग हो। कारखानों में के सूत से बने हथकरघा उद्योग के कपड़े की कीमत पर नियंत्रण हो। सहकारी, पंचायती और सरकारी विभागों के सभी कर्मचारियों के लिए कताई का अनिवार्य प्रशिक्षण हो, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा बुनाई की व्यवस्था कराना, ये इसमें इन्होंने सम्मिलित किया था। अब हम बात करें गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा या संकल्पना की। तो गांधी जी ने राम राज्य की संकल्पना भारत में ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना से संबंधित है जिसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, वाणी और लेखन की स्वतंत्रता, शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण, शोषण से मुक्ति और प्रत्येक को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन का समान अवसर के साथ साथ अहिंसा एवं स्वेच्छा से संयम और धर्म का शासन, और एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें गरीब और अमीर, स्त्री और पुरुष, गोरे और काले एवं जाति और मज़हब के कारण भेदभाव का अभाव, न्याय शीघ्र हो, शुद्ध और सस्ता हो और जिसमें प्रजा सुखी और समृद्धि रहे आदि विशेषताओं का समावेश है। तो राम राज्य का धर्म की परिभाषा में अर्थ होगा पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। राजनीतिक भाषा में अनुवाद किया जाए तो इसकी व्याख्या ये होगी कि एक लोकतंत्र जिसमें गरीब और अमीर, स्त्री और पुरुष, काले और गोरे, जाति और मज़हब के कारण असमानता नहीं रहेगी। ऐसे राज्य में सब जमीन और सत्ता जनता के हाथ में रहेगी। न्याय शीघ्र, शुद्ध और सस्ता होगा। उपासना, वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता रहेगी और उन सब का आधार होगा स्वेच्छा से संयम और धर्म का शासन। ऐसे राजतंत्र की रचना सत्य और अहिंसा पर हो सकती है। सुखी, समृद्धि और स्वावलंबी देहात और देहाती प्रजा उसके मुख्य लक्षण होंगे।
हो सकता है ये स्वप्न कभी मूर्त रूप धारण न कर सके, किंतु इस स्वप्न जगत में रहने और इसको शीघ्र से शीघ्र निर्मित करने का प्रयास में मेरे जीवन का आनंद है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब हम देखें राम राज्य संकल्पना की मुख्य विशेषताएं। तो पहली तो बात इसमें ये है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। इसमें सभी धर्मों को समानता के आधार पर समान सुविधाएं और अपनी इच्छा अनुसार उपासना के समान अवसर स्वतंत्रतापूर्वक उपलब्ध होंगे। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। गांधी जी के राम राज्य संकल्पना में शासन का प्रजातांत्रिक रूप शासन की सत्ता सीमित होगी और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। जनता के पास अपने वोट के आधार पर शासन के संचालन का अधिकार रहेगा। तीसरी विशेषता है राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और संपूर्ण देश में ग्राम पंचायतों से राष्ट्रीय स्तर तक जनता की सक्रिय भागीदारी का समावेश से ग्राम स्वावलंबन और स्वशासन का मार्ग प्रशस्त होगा। चौथा है आर्थिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण हो। गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। विशाल उद्योगों के स्थान पर लघु और कुटीर उद्योगों की प्रधानता, मशीनों के बजाय मानव श्रम की प्रधानता और प्रतिस्पर्धा और शोषण का कोई स्थान नहीं होगा। पांचवा है समान नागरिक अधिकारों से युक्त स्वतंत्र समाज। महात्मा गांधी ने राम राज्य में न केवल उपासना, वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता होगी, बल्कि उसमें गरीब और अमीर, स्त्री और पुरुष, गोरे और काले और जाति के और मजहब के आधार पर बिना भेदभाव के समान नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम की अनिवार्यता होगी। व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए श्रम की अनिवार्यता ऐच्छिक होगी। अहिंसात्मक समाज। महात्मा गांधी के राम राज्य में राज्य की पुलिस, सेना और न्यायालय आदि बाध्यकारी सत्ताएं जनता को आतंकित करने और पीड़ा पहुंचाने वाली नहीं होकर जनता के कल्याण की दिशा में काम करेंगी और सत्याग्रह और अहिंसक तरीकों से समाज विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखेगी। आठवें गौहत्या का निषेध। महात्मा गांधी अपनी दृढ़ धार्मिक आस्था और अहिंसा के पुजारी के रूप में अपने राम राज्य की अवधारणा के अंतर्गत धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से गौहत्या के विरुद्ध थे। मांस मदिरा का निषेध। महात्मा गांधी मांस एवं मदिरा आदि मादक पदार्थों के सेवन को चारित्रिक पतन का कारण मानते हुए अपने राम राज्य में उन सबके सेवन को निषेध मानते थे। वे कहते थे कि इस आदर्श राज्य में न तो ऐसे मादक पदार्थों का उत्पादन होगा और न बिक्री होगी। और दसवीं विशेषता इसकी जो है वो है सुखी, समृद्ध और स्वावलंबी देहात और देहाती प्रजा। महात्मा गांधी के आदर्श राज्य का प्रमुख लक्षण सुखी, समृद्ध और स्वावलंबी देहात होगा। महात्मा गांधी के राम राज्य के स्वप्न को शीघ्र साकार करने में प्रयत्नशील रहने में ही जीवन का आनंद महसूस करते हुए चले गए। बाकी का